बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अपने इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे मंत्रालय से जुड़ी हुई और उसके बाद हम चर्चा करेंगे विज्ञान और किसान को लेकर। इसके साथ ही हम बात करेंगे सफल किसान को लेकर और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। कृषि अवसंरचना निधि के द्वारा लगातार किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बारे में कृषि भवन स्थित डीडी किसान के स्टूडियो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के उपायुक्त सुधीर सिंह भदौरिया। आइए दिखाते हैं आपको। आज हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में चर्चा करेंगे। यह स्कीम 15 मई 2020 को प्रारंभ की गई थी कोरोना काल में और अभी भी निरंतर बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रारंभिक तौर पे किया गया है और यह इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खेतों में किया गया है। हम जानते हैं किसान भाइयों की 58% के करीब जनता किसानी से खेती किसानी से जुड़ी हुई है। तो होता क्या है किसान भाइयों कि हम अपनी क्रॉप्स को उगाते तो बहुत अच्छी तरह से फसलों को वैज्ञानिक तरीके से, पर यह भी देखने में आया है कि उपज जब हो जाती है, अच्छी उपज आ जाती है तो 15 से 20% तक नुकसान आकलन में आया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण है। और यह भी देखा गया है कि कुछ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो फिर सरकार ने ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की प्रारंभ किया और इसमें 2021 से लेकर यह स्कीम 2032-33 तक चलेगी, जिसमें कि लोन जो है 2025-26 तक ही दिया जाएगा और यानी कि 31 मार्च 2026 के बाद लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें 7 साल का पीरियड रहता है। इस स्कीम में 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन रहता है, यानी 3% कम ब्याज लगता है और 7 साल तक यह स्कीम लागू रहती है। और एक व्यक्ति को 2 करोड़ तक का प्रावधान है, यानी कि अगर 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 2 करोड़ तक ही उसको स्कीम का लाभ मिलेगा, उसके ऊपर पर 3% का सबवेंशन नहीं मिलेगा और 7 साल तक ही लागू रहता है। 7 साल के बाद होगा तो भी वह स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, 7 साल तक ही केवल यह लाभ मिलेगा। और इसमें जो मोरेटोरियम पीरियड होता है वह कम से कम 6 महीने और अधिकतम 24 महीने रहता है। इसमें खास बात क्या है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का कि यह टॉपअप स्कीम है। जैसे कि आप अगर किसी और स्कीम से भी सब्सिडी ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, कई बार इस कारण से भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर या उसमें कमी रह जाती है, तो अगर हम इससे ले सकते हैं और उसमें टॉपअप हो जाता है। और ज़्यादातर अगर आप एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि 9% के आसपास ब्याज है, जिसमें कि 3% ब्याज वापस आ जाता है, तो करीब 6% ब्याज लगता है। और फिर ये अलग अलग बैंकों पर भी निर्भर है क्या कैसा रहता है। और 7 साल तक 2 करोड़ का, जैसा भी मैंने बताया। इसमें किसान भाइयों यह और ध्यान रखना है कि एक लोकेशन पर एक ही बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि एक ही लोकेशन पर आप ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहें। हाँ, अगर लोकेशन अलग अलग है तो जैसे कि एक प्राइवेट एंटिटी है तो वो 25 अलग अलग लोकेशन पर भी इस स्कीम का पूरा फ़ायदा ले सकती है सबवेंशन का। इसमें यह ध्यान रखना है कि वो जो 3% कम होता है सबवेंशन रिटर्न जो होके आता है, यह जब तक आपका अकाउंट ठीक चलता रहता है तभी तक मिलता है। इस स्कीम का सबसे अच्छा फ़ायदा यह रहता है किसान भाइयों कि किसानों को तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, जिससे कि वो अपना प्रोड्यूस बचा सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं कृषि के क्षेत्र में, उनको फंड मिल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, काम के लिए। और उपभोक्ता का जहाँ तक सवाल है, उपभोक्ता को क्वालिटी मटेरियल मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं विज्ञान और किसान की।
आजकल कृषि से जुड़ी जोत की जमीन लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, इसके साथ साथ कोई दूसरे व्यवसाय भी अपनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। और अगर इन दूसरे व्यवसायों पर नज़र डालें तो इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यवसाय है जो कि है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों को फायदा हो रहा है, खेती भी बहुत बढ़िया हो रही है, इसके साथ साथ जो वातावरण है उसको भी लाभ मिल रहा है। कैसे, एक रिपोर्ट के पदार्थ है, बल्कि पत्थरों के बसेरों और जंगलों में रहने वाले लोगों ने जिस मीठे पदार्थ को पहली बार चखा वो शहद ही था। बाद में जब दुनिया ने इसके फायदों के बारे में जाना तो मधुमक्खियों को बाकायदा पालना शुरू किया। आज खेतों के बीच कुछ पेटियां रखकर इन्हें पालने का चलन बढ़ता जा रहा है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं देती, बल्कि इनसे मोम, रॉयल जेली, पोपोलिस यानी रालाब, परागकण और डंक विष भी प्राप्त होता है। ये सभी चीजें इंसान की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन को विकसित करने की काफी क्षमता है। यहाँ करीब लगभग 500 तरह के फूलों वाले पौधे पराग और मकरंद के स्रोत हैं। शहद की किस्म इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों ने उसे किस फूल से चूसा है, जैसे सरसों का शहद, नीलगिरी शहद, लीची शहद, सूरजमुखी शहद, करंज का शहद, मल्टीफ्लोरा, हिमालयी शहद, बबूल शहद, जंगली वनस्पति शहद, मल्टी और मोनोफ्लोरा शहद। भारत में मधुमक्खियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हमारे किसानों ने इनका लाभ भी उठाया है। 1953 के दौरान देश में केवल 230 मधुमक्खी पालक थे, जिनके पास बक्सों में लगभग 800 कॉलोनियां थीं। तब शहद का उत्पादन बहुत कम था। आज यहाँ लगभग 25 लाख कॉलोनियां और 2.5 लाख पालक हैं। जंगलों से शहद इकट्ठा करने वाले इनसे अलग हैं। हम इस समय दुनिया में लगभग 83 देशों को शहद का निर्यात कर रहे हैं। बल्कि 2022-23 के दौरान देश से लगभग 80,000 टन का निर्यात किया गया। भारत में जितना भी शहद होता है उसका आधा निर्यात कर दिया जाता है। फसल उत्पादन में भी मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि शहद की तलाश में ये एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं। इस तरह जाने अनजाने ये परागण का काम करती हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के परागण से उपज में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से किसान मधुमक्खी पालकों के बक्से अपने खेतों में रखवाते हैं और बदले में उन्हें कुछ रकम भी देते हैं। चलिए तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कृषि स्टार्टअप को लेकर। तब तक बने रहिएगा डीडी किसान पर और देखते रहिएगा कृषि दर्शन। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। चलिए अब रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जो कि है कृषि स्टार्टअप। तो जैसे जैसे जो ज़माना है आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कृषि के अंदर नई तकनीकें आ रही हैं और किसानों के साथ साथ महिला किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसी ही एक महिला सफल किसान से आपको मिलाते हैं। श्यामा देवी, ग्राम फतेहपुर, ब्लॉक विकासनगर, जिला देहरादून की रहने वाली हैं।
श्यामा ने बड़ी दृढ़ता से महिलाओं के सामने अपना पक्ष रखा और स्व सहायता समूह बनाने के लिए उन्हें राजी कर लिया। कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक अधिकारियों ने उनकी मदद की। कहते हैं ना कि जिंदगी में आशा की किरण जरूर आती है और एक छोटी सी रोशनी जो सूरज की किरण आती है ना, जिस तरह से वो अपनी किरण से पूरे संसार को अपनी रोशनी से भर देता है, तो मेरी ज़िंदगी में भी रोशनी की एक ऐसी किरण आई, उम्मीद की किरण। अपने सपने को साकार करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के महत्व को महिलाओं ने समझना शुरू कर दिया। समूह बन गया और समूह का उद्देश्य था महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कुछ पैसा कमाएं। प्रशिक्षण लेने के बाद फिर जब हमारा समूह बहुत अच्छा चलने लगा, समूह में हम लोग उस वक्त बैठक करते थे कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत हम लोग मंथली बैठक करते थे। गरीबी के कारण अधिकांश महिलाएं 100 रुपए की छोटी राशि का भी योगदान नहीं दे पा रही थीं। श्यामा के सपने की तरह समूह भी एक दिन टूट गया, लेकिन श्यामा ने उसे पुनः जोड़ने का प्रयास किया। केवीके और ब्लॉक अधिकारियों ने महिलाओं को सफलतापूर्वक समूह चलाने के महत्व के बारे में शिक्षित किया, उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। एक बार फिर महिलाओं ने अपने अरमानों को पूरा करने के प्रयास शुरू किए। तो एक योजना थी बाल विकास के माध्यम से टेक होम राशन होता है, जो घर घर तक उसको लाभार्थी का आंगनवाड़ी के माध्यम से पहुंचाना होता है। तो उसके लिए मेरे समूह का भी सिलेक्शन हुआ, महिला जागृति स्वयं सहायता समूह का। तो टेक होम राशन में हम लोगों की 10 महिलाएं जुड़ी। टेक होम राशन में जो बैग बनते हैं उसके कपड़े की ढूंढ की, वो हमने डाक पत्थर हम एक जगह गए और वहाँ से हम वो कपड़ा लेके आए और हमने वो बैग बनाने शुरू किए। पॉलीथीन पर बैन के कारण समूह ने पर्यावरण के अनुकूल बैग के उत्पादन का प्रशिक्षण लिया और बस जूट ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। तो खादी ग्राम उद्योग से हमने जूट बैग का काम प्रशिक्षण लिया और वहीं से हमने फिर ऋण लेके, अभी भी हमारे पास मतलब थोड़ा थोड़ा पैसे हमारे पास थे, लेकिन हमेशा से ये था कि हम काम तो करें लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। तो सरकार की एक योजना भी है कि महिलाओं को सब्सिडी वाला ऋण भी वो देते हैं, तो हमने वो ऋण लिया और अपना जूट बैग का काम शुरू किया। स्व सहायता समूह ने जूट के बैग बनाने का प्रशिक्षण लिया और जो महिलाएं सिलाई में निपुण थी उन्होंने स्वयं को जूट के बैग बनाने के लिए अपने आप को नियोजित किया। इस उद्यम में केवीके ने उन्हें डिजाइनर बैग बनाने, ब्लॉक प्रिंटिंग आदि का प्रशिक्षण देकर उनकी मदद की। केवीके का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है और सही मायने में सफलता की कहानी केवीके से ही शुरू हुई। केवीके ढकरानी कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी पंतनगर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर किरण पंत मैडम जी, उन्हें जब मेरे बारे में पता लगा तो वो एक दिन अचानक हमारे घर आई और उन्होंने सफलता की कहानी लिखी और उन्होंने हमारा सही मार्गदर्शन किया कि किस तरह से आप लोगों को समूह में और अच्छे काम करने हैं। जैसे हम लोग राशन की पैकिंग कर रहे, तो आप इसी राशन की पैकिंग को किस तरह से इसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। और कृषि से संबंधित बहुत सारे काम ऐसे हैं जो डॉक्टर किरण पंत मैडम जी के द्वारा हमें सीखने को मिले। और जैसे हम लोग जूट बैग बनाते हैं तो जूट बैग में उन्होंने बहुत सारे हमें डिजाइनिंग बैग बताए कि आप लोग इसको और नए तरीके से कैसे बना सकते हो, डिजाइनिंग कैसे कर सकते हो, मार्केटिंग आप लोगों को कैसे करनी है। तो कृषि विज्ञान केंद्र पंतनगर यूनिवर्सिटी से ही कृषि के क्षेत्र में मुझे पुरस्कृत भी किया गया, तो उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। श्यामा देवी हमसे बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। वो बहुत पहले से कार्य कर रही थी और बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। हमारे देहरादून क्षेत्र में पिछले कई सालों से पॉलीथीन बैन हो गया था, तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि नॉन वोवन फैब्रिक जो होता है वो डिकम्पोजेबल फैब्रिक होता है, तो उसको हम लोगों ने प्रमोट किया और उसके लिए पैकेजिंग के लिए वो बहुत अच्छे बैग्स होते हैं, तो उसके लिए हमने श्यामा देवी को चुना। और श्यामा देवी चूँकि पहले से ही इस क्षेत्र में काम कर रही थी, तो हम लोगों ने उसमें कृषि विज्ञान केंद्र ने वैल्यू एडिशन का काम किया और इसके लिए हम लोगों ने उनको स्क्रीन प्रिंटिंग और बैग के डिज़ाइनिंग पर प्रशिक्षण दिए।
जिससे कि जो वो पहले से काम कर रहे थे उसको और अच्छे तरीके से कर पाए और उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो काफ़ी बढ़ी। धीरे धीरे श्यामा का यह काम चलने लगा, हालात सुधरने लगे, बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे, बिका हुआ घर वापस आ गया और श्यामा की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक सफल महिला के रूप में श्यामा ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज समूह अच्छी कमाई कर रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं और जैविक खेती का इस्तेमाल करके दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन रहे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान है हरियाणा से अमरीक सिंह। आइए लिए चलते हैं आपको उनके पास। हरियाणा के कैथल जिले का एक छोटा सा गांव है हजवाना। लोगों की आवाजाही और जीवन से भरपूर है हजवाना गांव। यहाँ के लोगों का खेती बाड़ी से एक खास लगाव है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव में अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ की माटी ने फसलों के साथ साथ अनेक नायकों को जोड़ा है। इन्हीं में से एक नायक है अमरीक सिंह। इन्होंने अपनी पढ़ाई MA तक की है, जिसके बाद इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में अधिक सफलता न मिल पाने के कारण इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अमरीक सिंह ने जमीन और किसानों की जरूरतों को देखते हुए खेती में कई अच्छे बदलाव किए हैं। इनके द्वारा खेती में लाए बदलावों ने किसानों के जीवन में बहुत बड़ी राहत दी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अमरीक सिंह धान की खेती करते हैं। शुरुआत में वे 10 एकड़ जमीन पर धान की बिजाई करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और सफलता मिलती गई, इन्होंने ज्यादा बड़े जमीन पर धान की खेती करना शुरू किया। वर्ष 2010 में इन्होंने धान की बिजाई हैप्पी सीडर से करनी शुरू कर दी। शुरुआत में इन्हें परंपरागत खेती से फायदा नहीं हुआ। वर्ष 2008 में अमरीक कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। KVK के वैज्ञानिकों ने इन्हें मिट्टी जांच कराने की सलाह दी। वैज्ञानिकों की सलाह पर अमरीक ने अपनी पूरी खेत की मिट्टी की जांच कराई और जांच के बाद जो भी कमी मिट्टी में उपस्थित पाई उनमें सुधार करके इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और तब से इन्होंने सफलता ही हासिल की है। अपनी सफलता के पीछे अमरीक KVK के वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय देते हैं। अमरीक सिंह ने बहुत से कामों का प्रशिक्षण लिया। डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, कृषि संरक्षण के कामों पर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर अमरीक सिंह का खेती के प्रति नजरिया बदल गया। अपने खेतों को विविधतापूर्ण बनाने के लिए अमरीक सिंह ने मक्का, कपास, गन्ना और बागवानी शुरू की। इन्होंने बगैर जुताई के गेहूं बोया। इससे उनका समय बचा, खर्च कम हुआ और उनकी फसलें बीमारियों से भी सुरक्षित रह सकीं। KVK से जुड़कर अमरीक सिंह ने संरक्षित खेती के विषय में जाना और अपने खेत में संरक्षित खेती को अपनाया और खेती कर लाभान्वित हुए। वर्ष 2012 में इन्होंने बायो फर्टिलाइजर तैयार कर जैविक तरीके से अपने खेत में सब्जियों और फलों की खेती करनी शुरू की। वर्तमान में वे लगभग 12 से 13 एकड़ भूमि में जैविक विधि द्वारा हर प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। अमरीक सिंह ने फसलों में ड्रिप सिंचाई और धान की सीधी बिजाई जैसी नई तकनीकों को अपनाकर खेती में सफलता हासिल तो की, साथ ही इन्हें व्यावसायिक फायदा भी हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र ने अमरीक सिंह को खेती में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए अमरीक सिंह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आयोजित अनेक मेलों में पुरस्कृत किया गया। कृषि में विविधता के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया को लेकर। तब तक बने रहिएगा DD किसान पर, देखते रहिएगा कृषि दर्शन। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी,
शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो चलिए अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि है फार्मिंग इंडिया। आजकल मिट्टी से जुड़ी तमाम जानकारी ना सिर्फ किसानों को बल्कि विद्यालयों में भी छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जा रही है, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसी के आधार पर चाहे फल चाहे सब्जियां, उनसे जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिलते हैं। ऐसे में मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लेकर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य की। मैम, मिट्टी का स्वास्थ्य, क्या मिट्टी का भी स्वास्थ्य होता है? हमने तो मिट्टी को नॉन लिविंग समझा था। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। ओह मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वास्थ्य से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मैम, तो कैसे पता चलेगा कि मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की जांच ब्लड टेस्ट और एक्सरे इत्यादि से करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। समझ आ गया मैम। मिट्टी के जांच के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी क्यों बीमार है। सही समझे बच्चे। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। मैम, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? इस प्रोग्राम के द्वारा केवीके वैज्ञानिक आपको मिट्टी का महत्व, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सैंपल कैसे लेने हैं और अन्य जरूरी जानकारियां देंगे। आप विद्यालय में लिए गए मिट्टी के सैंपल की 12 पैरामीटर्स पे जांच करेंगे। हेलो बच्चों। हेलो सर। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, पर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, पहले ये जानते हैं। अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जीवाणुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संतुलन विघटित हो सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है और फसलों की उपज में भी कमी आती है। मिट्टी की क्षति का यह एक मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी परिवर्तित होती रहती है, जिससे किसानों को फसलों को उगाने में और मुश्किल होती है। इसके अलावा वायुमंडलीय बदलाव से मौसम की अनियमितता बढ़ती है, जो कि फसल के चक्र को प्रभावित करता है। मिट्टी का कटाव या खनन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे भूमि का स्तर कम हो जाता है और ये खेती के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर हमें मिट्टी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो बच्चों, मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, समझ आया? जी सर। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। ये एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। स्वास्थ्य कार्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का उपयोग करके किसान न सिर्फ अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ा सकता है। तो बच्चों, आप तैयार हैं कि खेत में जाके मिट्टी का नमूना लें? जी सर। मिट्टी का नमूना लेकर लैब में जाकर समझेंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच पूरी होने के बाद मिट्टी के स्वास्थ्य पैरामीटर को मिट्टी के स्वास्थ्य पोर्टल में दर्ज करके मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। बन गया हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड। बच्चों, अब समझते हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर SRLM दीदी किसानों को क्या समझाती हैं।
बच्चों, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम किसानों को एक सतत, समृद्ध और स्वस्थ खेती की जानकारी देते हैं। हम इसके माध्यम से किसानों को समझाते हैं कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। कई भारतीय राज्यों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब है और इसका असर फसलों की उपज पर भी पड़ता है। इस समस्या का हल करने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का सही समय पर सही मात्रा में फसलों के अनुसार उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में किसानों को बताया जाता है कि जैविक बायोफार्म उर्वरक, पिछली फसल के अवशेष, मल्चिंग, पशुओं के बचे विशिष्ट पदार्थ, फसल रोटेशन आदि को उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यह उपाय मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और फसलों की उपज में भी सुधार लाते हैं। खेतों में इन तकनीकों के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप अगर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई प्रश्न है, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एड्रेस हम आपको बता देते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली। पिन है 110049। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।